Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मृत्युंजय सिंह आज पंजाब हरियाणा के मैदान को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यदि पूर्व के वीडियो में आपने सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदी का सांगोपांग अध्ययन कर लिया है तो यह सेक्शन आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। वस्तुतः जो सिंधु की 5 महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं उन्हीं के द्वारा पंजाब और हरियाणा के मैदान का विकास हुआ है। आज के इस वीडियो में आप ये जान पाएंगे क्या वो कौन कौन सी नदियां हैं जिनका विस्तार भारत में पंजाब और हरियाणा के मैदान से है। चूंकि पंजाब पाकिस्तान में भी है तो वहां का मैदान किन नदियों द्वारा निर्मित है, इन दोनों के अंतर को समझने किस स्थिति में होंगे। तो चलिए आज का वीडियो बिगिन करते हैं। पंजाब हरियाणा के मैदान। वस्तु पंजाब हरियाणा के मैदान को पढ़ने से पूर्व जान लीजिए कि इसका संबंध कहीं न कहीं भारत के मैदान से है। तो भारत के कौन कौन से महत्वपूर्ण मैदान हैं जिसे इस क्रम में ही आपको पढ़ना है, उसकी एक सामान्य रूपरेखा या झलक देख लीजिए। अब ये वो सारी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। यह देखिए जो 1 नंबर है यह थार का मरुस्थल है और यह जो 2 नंबर है यह पंजाब हरियाणा का मैदान है। 2 नंबर इसी को आप पढ़ने वाले हैं। और जो यह 3 नंबर है यह वास्तव में यमुना का मैदान हो जाएगा। 4 नंबर आपका रामगंगा से संबंधित रुहेलखंड का मैदान है। अभी कुछ चीज़ें आपको नई लग रही होंगी लेकिन इन सब का विवरण यहाँ दिया गया है। देखिए आपको दिखा देता हूँ कि 1 नंबर हमने दिखा दिया थार मरुस्थल, इधर देखिए। 2 नंबर सतलज और उसकी सहायक नदी से निर्मित पंजाब हरियाणा के मैदान को आपने देख लिया। 3 यमुना दोआब आपको दिखा दिया। 4 नंबर ये जो देख रहे हैं यह 4 नंबर यह वास्तव में रुहेलखंड का मैदान। अगर भूल जाइए रुहेलखंड का मैदान कहाँ है तो ध्यान रखिएगा रामगंगा जहाँ आके मिलती है वो रुहेलखंड का मैदान है। अब 5 नंबर जो लखनऊ के आसपास वाला इलाका है, ये वाला इलाका आपको दिख रहा है, इसे अवध के मैदान के नाम से सामान्यतः जानते हैं। इसका विवरण हम लोग गंगा के मैदान में पढ़ेंगे, अभी सामान्य नाम से फेमिलियर हो जाइए। जो 6 है वह पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान है। जो 6 है यहाँ तक दिख रहा है आपको। और जो 7 है इस 7 वाले क्षेत्र को देखिए, यह 2 भागों में बटा हुआ है। 7 ए जो है और बी, जो ए है सोन नदी से द्वारा निर्मित मगध का मैदान है और बी मिथिला का मैदान। अभी रामायण आप देख रहे होंगे तो मिथिला की चर्चा बार बार होती है, ठीक है, तो मिथिला का मैदान हो गया। अब जो 8 नंबर है देखिए ए बंगाल का मैदान है। 9 यह देखिए असम का मैदान है और 10 यह छत्तीसगढ़ का मैदान है, यानी कि महानदी द्वारा निर्मित मैदान है। अब ये सारे नाम भी यहाँ लिखे हुए हैं, आप इसे देख सकते हैं। अब 11 नंबर पे हम आते हैं। जो 11 नंबर है देखिए कच्छ का रण। 12 नंबर सौराष्ट्र का मैदान है देखिए और 13 नंबर गुजरात का मैदान है। जब साबरमती आदि नदियों को पढ़ेंगे तो गुजरात के मैदान में प्रवेश करेंगे। अब यह रहा यहाँ का सामान्य परिचय। अब यहाँ से जो पश्चिमी तटीय मैदान हो या पूर्वी तटीय मैदान हो, इन सब का विवरण हमने प्रायद्वीपीय पठार के साथ आपको दे दिया था। फिर भी एक सामान्य झलक दिखा देते हैं आपको। 14 जो कोकण का मैदान है जो मुंबई से गोवा तक विस्तृत है, पूर्व के वीडियो में आपको बता चुका हूँ। और वहाँ से अगर साउथ में आए केरल वाले तट को तो इसे मालाबार तट कहते हैं। उसी प्रकार तमिलनाडु के तट पर आ जाइए, यानी कि 16 नंबर कोरोमंडल तट। उसके ऊपर आएंगे तो आंध्रा का तट आएगा और अगर 18 के ऊपर आ जाएं तो यह उत्कल तटीय मैदान होगा। यह भारत का सामान्य परिचय है, यानी कि भारत के इतने मैदानों को आपको पढ़ना है और सामान्य रूप से आपने इस पूरे क्षेत्र को पढ़ लिया है। मैंने प्रायद्वीपीय भारत के साथ ही आपको इसे बता दिया है। अब जो आज विवरण स्टार्ट होने वाला है यह देखिए पंजाब हरियाणा का मैदान है। इसके बाद कल के वीडियो में भी राजस्थान के मैदान के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद यह गंगा द्वारा निर्मित मैदान को पढ़ेंगे। यह क्रम रहा। तो आज के मैदान को हम बिगिन करते हैं, जो है पंजाब हरियाणा के मैदान। अब देखिए भारत में सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो निर्मित मैदान है वही पंजाब हरियाणा का मैदान है, जिसमें पहला अब क्या है सिंध सागर दोआब, दूसरा चाज दोआब, ठीक है, तीसरा रचना दोआब, चौथा बारी दोआब और 5वां बिष्ट दोआब। जो पंजाब हरियाणा के होंगे इस नाम से ज़्यादा फेमिलियर होंगे, बाकी लोग इस नाम से कम फेमिलियर होंगे। फिर भी बता दे रहा हूँ आपको कि जो 5 नदियाँ हैं मिला के ना, उन 2 नदियों के प्रथम अक्षर को लेकर के ही विभिन्न दोआब का निर्माण किया गया है। उसे आप देखेंगे, आगे दिखा दे रहा हूँ आपको क्या है। अब यह देखिए एक एक करके। सबसे पहले सिंधु नदी से आप परिचित हो चुके हैं। सिंधु के बाद झेलम नदी आती है। झेलम नदी के अलावा आपने देख लिया है चेनाब नदी। चेनाब के बाद आपने देखा होगा रावी को। रावी के बाद आपने देखा होगा सतलज को और उसकी सहायक ब्यास नदी को। अब जो 5 दोआब थे वो क्या है, आपको कन्फ्यूजन रहा होगा, उन सब का एक सामान्य विवरण मैं आपको प्रदान कर दे रहा हूँ। देखिए पहला था सिंधु सागर दोआब, जो ए था, क्या था सिंधु सागर दोआब। अब आप स्वयं देखिए यह सिंधु नदी है ना, और यह झेलम है और यह चिनाब है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि सिंधु सागर दोआब का विस्तार कहाँ है तो सिंधु नदी तो रहेगी ही होगी। इसके अलावा झेलम और चिनाब, यह तीनों की मध्य सिंधु सागर दोआब है। और मैंने क्या कहा था, दूसरा दोआब आपको बताया था चाज दोआब। क्या था, चाज, CHAJ,
चाज दोआब था जो 2 नंबर बैक में लिखा हुआ था। तो देखिए क्या करना है आपको, सी या चे से क्या करना है, चेनाब नदी, और जे से जे से झेलम होता है ना, तो झेलम नदी। अर्थात अब देखिए चाज दोआब क्या है उसे देख लीजिए, यह चेनाब नदी है ना और यह झेलम नदी है। इन दोनों के मध्य जिस मैदान का विस्तार है इसे ही चाज दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं, चाज दोआब कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, छोटे एग्जाम में नहीं आएंगे लेकिन यूपीएससी या स्टेट पीएससी में आप इस क्वेश्चन को जरूर देखेंगे। ठीक है, अब तीसरा जो दोआब था, ठीक है, उस दोआब का नाम था रचना। का नाम था, रचना दोआब। ध्यान रखिएगा। अब ये क्या किया गया है, ये सी एच एन से चेनाब हो गया। हेलो, जी हाँ, देखिए आवाज जा रही है साफ। तो चेनाब, रचना दोआब में क्या है, ये देखिए आर ए से क्या हो गया, ये रावी नदी, और सी एच एन से चेनाब, तो रावी और चेनाब। फिर से देखिए आप, महत्वपूर्ण है, जो ये रावी नदी है और ये जो चेनाब नदी है, इनके मध्य जो दोआब स्थित है ना, उसी को रेचना दोआब कहते हैं। ठीक, अब उसके बाद आ जाइए, अब एक और दोआब है, यह देखिए ब्यास नदी है और दूसरा इधर रावी नदी है। ठीक है ना, और ब्यास और रावी के दोनों नदियों के कुछ अक्षरों को मिलाने के बाद जो दोआब बनता है उसे कहते हैं बारी दोआब। देखिए ये ब्यास हो गया और यह रावी, तो ब्यास और रावी नदियों द्वारा निर्मित दोआब को बारी दोआब कहा जाता है। और अंतिम दोआब है जिसे बिस्ट दोआब कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, देखिए बिस्ट, BIST। तो जो BI है ना इसे ब्यास कर दीजिए और जो ST है इसे सतलज, अर्थात वह दोआब जो ब्यास नदी और सतलज नदी के मध्य है उसे क्या कहेंगे, बिस्ट दोआब। मुझे पता है थोड़ी दूरता होगी, फिर से एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाइए। पहले दोआब को हमने क्या कहा, जो ए है, हमने कहा इसका नाम है सिंधु सागर दोआब। अब देखिए केवल देखते जाइए, ये सिंधु नदी है और झेलम और चिनाब के मध्य जो निर्मित दोआब है उसे सिंधु सागर दोआब कहा गया। दूसरा दोआब देखिए क्या है, हमने क्या कहा था, चाज दोआब। तो चाज में CS से चेनाब हो गया और जे से झेलम नदी हो गया, चाज दोआब हो गया, बी देखिए। और तीसरे दोआब को हमने क्या बताया था, रेचना दोआब। ठीक है, तो रेचना में जो शुरू का आर ए था वो रावी हो गया और CH से क्या हो गया, चेनाब। तो रावी और चेनाब के मध्य रचना दोआब। और उसके आगे आ जाइए, ब्यास और रावी के बीच जो दोआब है वो बारी दोआब, और ब्यास और सतलज के मध्य जो है बिस्ट दोआब। इन सारे को दिखा दिया। और अब ये देखिए, यही सारे तो दोआब थे, 5 दोआब, 5 दोआब को आपने देख लिया है। अब ध्यान रखिएगा, इस पंजाब हरियाणा के मैदान का विभाजन जो आप देख रहे हैं, सिंधु सागर दोआब, चाज दोआब, रचना, बारी या बिस्ट दोआब, जो 5 दोआब हैं, चूंकि 5 नदियों से निर्मित है तो 5 दोआब होंगे। तो आखिर इसके विभाजन का आधार क्या है। हिमालय के वर्गीकरण में हमने आपको क्या बताया था कि उच्चावच के आधार पर, उत्पत्ति और संरचना के आधार पर, इसके अलावा एक और वर्गीकरण बताया था भौगोलिक विस्तार के आधार पर। और वहाँ विस्तार का आधार क्या था, नदियाँ ही थी ना, जो पंजाब, कुमाऊं, नेपाल और असम, हिमालय की बात बताया था। उसी प्रकार इस पंजाब हरियाणा के मैदान को भी भौगोलिक विस्तार के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है, वही है सिंध सागर दोआब। अब देखिए फिर से लिख दिया गया है तो आपको आसान हो जाएगा। सिंधु झेलम चेनाब के मध्य चाज दोआब, देखिए झेलम और चेनाब द्वारा निर्मित दोआब, सब कुछ दिखा चुका हूँ। रचना, रावी और चेनाब द्वारा निर्मित दोआब। अगला है बारी, मैंने क्या बताया था, ब्यास और रावी द्वारा निर्मित दोआब। और लास्ट में जो बिस्ट दोआब है, ब्यास और सतलज द्वारा निर्मित। तो ध्यान रखिएगा, जो ये 5 दोआब में जो लास्ट 2 दोआब है, अर्थात बारी और बिस्ट दोआब, इन्हीं का संबंध भारत में जो पंजाब हरियाणा का मैदान है इससे संबंधित है, बारी और बिस्ट का। बाकी 3 दोआब का संबंध पाकिस्तान के पंजाब के मैदान से है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है तो ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं, सिंधु की सहायक द्वारा निर्मित पंजाब के मैदान का भौगोलिक विस्तार भारत और पाकिस्तान दोनों में है। 2 फैक्ट आपको मिले यहाँ से। सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों द्वारा निर्मित दोआब क्षेत्र का संबंध पंजाब के मैदान से है। अब भारत में देखिए, इंडिया, जहाँ से क्वेश्चन इंडिया में पूछा हुआ है यूपीएससी ने, पंजाब हरियाणा के मैदान का विस्तार रावी नदी तक है। तो भारत में पंजाब हरियाणा का मैदान क्या हो गया, बारी और बिस्ट दोआब, जो लास्ट वाला 2 था अभी दिखाया था मैंने आपको, उससे संबंध है। अब इसके आगे आ जाइए, इस बारी और बिस्ट या जो दोआब है उन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, अगर नदी द्वारा निर्मित मैदान है तो कुछ क्या होंगे, बांगर भूमि हो जाएगी, कुछ खादर भूमि हो जाएगी। इस टर्म से तो मेरे ख्याल से परिचित होंगे आप। तो जो पुरानी जलोढ़क से निर्मित मृदा है, ठीक है, जो पुरानी जलोढ़क से निर्मित मृदा है, उस अर्थात जो बांगर भूमि है, उस बांगर भूमि को ही पंजाब हरियाणा में धाया कहते हैं। कोई आपसे ये पूछे कि धाया क्या है, तो ध्यान रखिएगा, पंजाब हरियाणा के मैदान में जो बांगर या पुरानी जलोढ़क मृदा है उसे धाया कहते हैं, जबकि नवीन जलोढ़क या खादर मृदा को पंजाब हरियाणा के मैदान में वेटलैंड कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये 2 महत्वपूर्ण टर्म है। अब देख लेते हैं, हमने क्या बताया आपको अभी, धाया, यानी कि पंजाब हरियाणा के मैदान में बांगर को धाया कहते हैं, अभी बता दिया। और वेटलैंड क्या है, नवीन जलोढ़क से निर्मित मैदान को
या खादर को पंजाब हरियाणा के मैदान में वेटलैंड कहते हैं। इस शब्द को ध्यान रखिएगा, जब राजस्थान का मैदान पढ़ाऊंगा तब इस धाया और दहाड़ से वहाँ तुलना करूंगा, ठीक है। अब आ जाइए चौस क्या है। इन दोनों से क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये जो चौस भूमि है यहाँ से लेकर के यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पंजाब हरियाणा के मैदान में शिवालिक पर्वत के गिरपदी क्षेत्र में जलीय अपर्दन से निर्मित चौस भूमि को चौस कहते हैं। ध्यान रखिए, पूछा था चौस भूमि किस प्रकार की भूमि है, जो यूपीएससी पीटी का क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा जलीय अपर्दन से निर्मित है। देखिए गिरपदी क्षेत्र में जलीय अपर्दन से निर्मित भूमि को चौस भूमि कहते हैं। वो पूछा हुआ था चौस भूमि का निर्माण होता है वायु अपर्दन से, जलीय अपर्दन से, काष्ठ असलाकृत के रूप में होता है या, तो ध्यान रखिएगा जलीय अपर्दन से होता है। चले अब एक टर्म और आ रहा है पंजाब हरियाणा के मैदान में, रेह, कल्हर या ऊसर। तो जल जमाव से द्वारा निर्मित अत्यधिक जो क्षारीय भूमि है या जो बंजर भूमि है उसे ही पंजाब हरियाणा के मैदान में रेह, कल्लर या ऊसर कहते हैं। जो गंगा के मैदानी भाग में होंगे वे भी इस टर्म से भली भांति परिचित होंगे। अब हम हरियाणा ट्रैक्ट देख लेते हैं। तो हरियाणा ट्रैक्ट क्या है, एक महत्वपूर्ण जल विभाजक है जो घग्गर नदी बेसिन के अपवाह क्षेत्र को यमुना नदी बेसिन के अपवाह क्षेत्र से अलग करता है। अब यह देखिए कि हमें इसे रूप कैसे देखना है। ये देखिए बीच में जो दिख रहा है हरियाणा ट्रैक्ट है, एक तरफ घग्गर का अपवाह क्षेत्र है पश्चिम में और पूर्व में यमुना का अपवाह क्षेत्र है। इसी को अलग करने का कार्य कौन करता है, हरियाणा ट्रैक्ट। अब इसके आगे देखिए पंजाब हरियाणा के मैदान की अन्य कुछ विशेषता देख ले। वो तो सामान्य विशेषता हमने देख लिया। तो जलोढ़ मृदा है। अब मैंने क्या कहा था, किसी भी मैदान को पढ़ना है, नदी से लिंक करना है तो उसकी आर्थिक और सामाजिक विशेषताओं को विशेष ध्यान रखना है, जो सामान्यतः किताबों में नहीं लिखा रहता। तो ध्यान रखिएगा यह पंजाब हरियाणा का मैदान कैसा होगा, नदियों द्वारा निर्मित है, जलोढ़ मृदा से निर्मित होगा। तो कृषि की दृष्टि से यह भूमि क्या होगी, अत्यधिक उपयोगी होगी। साथ ही कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो सूखा प्रभावित हैं, तो यहाँ जल संकट की समस्या का समाधान करने के लिए क्या किया गया, बांध एवं जलाशयों का निर्माण कर जलाशयों से नहरों को निकाला गया, अर्थात सिंचाई का कुशल प्रबंधन किया गया। तो सिंचाई व्यवस्था ने कहीं न कहीं क्षेत्र को कृषि के दृष्टि से उपजाऊ बना दिया और यही कारण रहा कि इस क्षेत्र में हरित क्रांति कार्यक्रम का जो फर्स्ट स्टेज था या प्रथम चरण था वह सफल हुआ, ठीक है। अब हरित क्रांति शब्द आ गया तो ध्यान रखिएगा भारत में जब नाम आएगा तो नॉर्मन बोरलॉग साहब का एक नाम आ जाएगा। नॉर्मन बोरलॉग, पूछा जाता है कि हरित क्रांति का जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग को हमें विशेष ध्यान रखना है। चले अब इसके आगे देखिए पंजाब हरियाणा मैदान की अन्य क्या विशेषता है। औसत से अधिक उत्पादकता वाला क्षेत्र होने के साथ कृषि की दृष्टि से भारत का एक विकसित प्रदेश है। इसीलिए देखते होंगे कि दूसरे या तीसरे स्थान पे जब गेहूं आदि उत्पादन की बात होती है तो इस पंजाब हरियाणा के मैदान का अक्सर नाम लिया जाता है। किंतु समस्या क्या है, रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग के कारण तथा नहर सिंचाई के विकास के कारण एक समस्या उत्पन्न हो गई है, वह समस्या जल भराव की। अब इसके वजह से जल एवं मृदा प्रदूषण से संबंधित पर्यावरणीय समस्या इस क्षेत्र में अत्यधिक उत्पन्न हो गई है। इसका प्रभाव क्या पड़ा, उस प्रभाव को देख लीजिए कि जिससे न केवल कृषि से संबंधित, अब ये देखिए इसका प्रभाव क्या हुआ, जिससे न केवल कृषि से संबंधित पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो रही है बल्कि स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी उत्पन्न हो रही है। इसीलिए जो लोग इस क्षेत्र में रहते होंगे वहाँ ध्यान रखिएगा एक कैंसर एक्सप्रेस ट्रेन भी चलाई जाती है जो मुंबई जाती है। यहाँ चूँकि कैंसर रोगियों की तादाद बहुत ज़्यादा है इंडिया में, ये एक ऐसा क्षेत्र है, तो वहाँ से कैंसर एक्सप्रेस चलाई जाती है कैंसर रोगियों के इलाज के लिए जो सीधा मुंबई पहुँचती है। तो यह रहा इसका एक सामान्य विवरण पंजाब हरियाणा के मैदान का। और इस सेक्शन को आपने अगर पूर्णतः देख लिया तो मुझे नहीं लगता यहाँ से सिंगल क्वेश्चन होगा जो बाहर जाएगा। अभी आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है कल, एक छोटा सा टॉपिक होगा राजस्थान का मैदान और उसके बाद सीधा हम प्रवेश कर जाएंगे गंगा के मैदान में और गंगा नदी के संदर्भ में। तो आने वाला वीडियो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।